इंदौर में मेट्रो ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है। शनिवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने मेट्रो ट्रेन का सफर किया। सभी ने गांधीनगर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित मेट्रो के स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया। अफसरों ने सफर के दौरान मेट्रो कोच की खूबियों को बताया। मंत्री विजयवर्गीय ने अफसरों से कहा कि मेट्रो के संचालन के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जल्द ही इसकी सौगात इंदौर वासियों को दी जाएगी। इंदौर की मेट्रो ट्रेन में जल्द ही यात्रियों के लिए सफर शुरू होगा। शनिवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेयर पुष्पमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने मेट्रो ट्रेन का सफर किया। वे गांधीनगर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित मेट्रो के स्टेशन तक पहुंचे। अफसरों ने सफर के दौरान मेट्रो कोच की खूबियों को बताया। मंत्री विजयवर्गीय ने अफसरों से कहा कि मेट्रो के संचालन के लिए मंजूरी मिल चुकी है, अब जल्द ही इसकी सौगात शहरवासियों को दी जाएगी। इंदौर मेट्रो का रेलवे की तरफ से सेफ्टी ऑडिट भी किया जा चुका है। कुछ दिनों पहले ही मेट्रो के कॉमर्शियल रन की मंजूरी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की मिल चुकी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल 5.5 किलोमीटर में मेट्रो शुरू की जाएगी, जिसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया है। दूसरे चरण में आने वाली दिवाली तक मेट्रो का विस्तार करके 17.5 किलोमीटर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन तक बस की कनेक्टिविटी सुलभ कराने की दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, इंदौर के लिए बहुत प्राइड है मेट्रो। और अभी लगभग 5-5.5 किलोमीटर का टेस्टिंग भी हो गया और मेट्रो रेल सेफ्टी के जो कमिश्नर हैं उनकी टीम पूरी आकर विथ लोड इसका पूरा परीक्षण कर चुकी है और उन्होंने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। मुझे लगता है कि यह पूरे मध्य प्रदेश के लिए पहली ट्रेन होगी जिसमें लोगों की उत्सुकता भी है और आकर्षण का केंद्र भी है। हालांकि ये मार्ग अभी छोटा है, पर आगे 17.5 किलोमीटर हमारा टारगेट और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली तक उसको भी पूरा कर दें। तो पूरे 17.5 किलोमीटर ट्रेन हमारी दिवाली तक चालू हो जाएगी। अभी मैं मानता हूँ कि इस छोटे स्थान पर लोगों की सुविधा तो बन रही है, पर लोग देखने ज़्यादा आएंगे, अभी घूमने ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे मेट्रो का। और इसलिए अभी निश्चित रूप से जिस दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी समय देंगे, हम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसके बाद से इंदौर के नागरिक इस ट्रेन को एंजॉय कर सकेंगे। बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है अभी और हमें विश्वास है कि हम दिवाली पे इस शहर को 17.5 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन चलाने का तोहफा हम देंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मेयर साहब, सांसद जी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि ट्रेन सक्सेस जब होगी जब हम हमारी बसेस हैं उनको स्टेशन से जोड़ने का काम करेंगे। तो आज हम इसीलिए मेयर साहब और सांसद जी बैठे हैं कि वे सब शहर में जो हमारी बसेस चल रही हैं नगर निगम के द्वारा, उन बसेस को हम स्टेशन से जोड़कर लोग स्टेशन तक आ सकें और स्टेशन से जा सकें, वो सुविधा हम प्रदान करेंगे। और अतिशीघ्र ये ट्रेन हमारी चालू हो उसके पहले हमारी बसेस की सुविधा भी स्टेशन से जोड़ने के लिए हम प्रारंभ करेंगे। माननीय पीएम महोदय आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, पीएम साहब भी आ सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है पीएम साहब से कि वे आकर इसको उद्घाटन करें। जो अंडरग्राउंड मेट्रो चला उसको लेकर के हमको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वो अभी तकनीकी टीम हमारी उस पर काम कर रही है। जो अभी हमें प्रपोजल दिया था उससे हम लोग असहमत हैं। हम नहीं चाहते हैं कि एमजी रोड पे किसी प्रकार का भी डिस्टर्बेंस हो, तो एमजी रोड के पहले कहीं पर अंडरग्राउंड हम करें, ऐसा हमने अधिकारियों से कहा है। वो तकनीकी टीम उसके ऊपर अध्ययन कर रही है। थोड़ा सा बजट का बोझ जरूर पड़ रहा है, पर हम कैसे उस बजट को एकोमोडेट कर सकें और अंडरग्राउंड ट्रेन आ जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जी, ये जो मेट्रो का सफ़र जब चालू हो जाएगा तो इंदौर एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमारा प्लेन जो है वो रनवे पर है, टेक ऑफ के लिए तैयार है। हाँ, बिल्कुल रनवे से टेक ऑफ करेगा। जिस दिन मेट्रो चालू होगी तो टेक ऑफ करेगा। और क्योंकि हम अभी बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है जो गांधीनगर के सामने, उसकी भी हमें करीब करीब परमिशन राज्य शासन से मिल गई है। उसमें फॉरेस्ट की लैंड थी, उसकी भी हमें फॉरेस्ट से अनुमति मिल गई है। अब हम जल्दी से उसका प्लान बनाकर वो भी कन्वेंशन सेंटर भी अतिशीघ्र हम बनाएंगे। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर होगा। मैं नहीं समझता कि सेंट्रल इंडिया में इतना अच्छा कोई कन्वेंशन सेंटर होगा, इतना अच्छा हम कन्वेंशन सेंटर बनाने वाले हैं। फिर स्टेडियम के बारे में भी हम लोग प्लान करेंगे। आज हम सांसद जी, महापौर जी, हम सब लोग बैठे थे, तो स्टेडियम को भी हम प्लान कर रहे हैं।
पहले हम चाहेंगे कि भारत शासन का युवा एवं खेल विभाग इसमें मदद करे, तो हम तीनों जाने वाले हैं और मंत्री से आग्रह करेंगे कि भारत सरकार इसमें कितना अनुदान देगी। यदि भारत सरकार उसमें पर्याप्त अनुदान दे देगी तो फिर राज्य सरकार और नगर निगम हम सब मिलकर उसको बनाएंगे। यदि वहाँ से पर्याप्त अनुदान नहीं मिलेगा तो हम पीपीपी मोड पर देंगे, पर स्टेडियम हम किसी भी हालत में 3 साल के अंदर बनाकर इंदौर को एक अच्छा तोहफा देंगे। वैसे कन्वेंशन सेंटर भी हम 3-4 साल में बनाकर इंदौर को बड़ा तोहफा देंगे। साथ ही जितने भी हमारे ब्रिजेस हैं, ये ब्रिजेस की भी हमने प्लानिंग की है। ट्रैफिक आज शिल्पा शेट्टी ने शनि श्रृंगड़ापुर में शनि महाराज के दर्शन करने के बाद शिरडी में धूप आरती के बाद अपने परिवार के साथ साईं बाबा के दर्शन लिए। साईं बाबा मंदिर परिसर में शिल्पा शेट्टी को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए शिल्पा शेट्टी ने कहा कि बाबा ने मेरी लाइफ में मुझे बहुत अच्छा रखा है और सब कुछ दिया है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ आने वाले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसको लेकर बनाई गई जांच कमेटी ने जांच भी पूरी कर ली है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसको लेकर शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि इस मामले में जो जांच की गई है उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही के लिए भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया। हालांकि शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी ने कहा कि यदि इस मामले में जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो वे इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी ने शिकायत की थी 2019 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अनुसार डॉक्टर के लिए जो योग्यताएं मांगी गई थी उनको दरकिनार करते हुए 3 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। इसमें 2 डॉक्टर ने तो आवेदन ही नहीं किया और उनका सिलेक्शन कर लिया गया। आरटीआई के माध्यम से शिकायतकर्ता ने यह जानकारी हासिल की है। शिकायतकर्ता ने इन डॉक्टरों की नियुक्ति को गलत ठहराया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और जो वेतनमान उन्हें दिया गया है उसे वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने आयुष्मान योजना में भी गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। ठीक है, शुरू करें। सर, एक शिकायत आपके द्वारा यहाँ पर की गई है, टीम को ज्ञापन भी दिया गया है, किस विषय को लेकर पूरा ज्ञापन है और क्या मांग करते हैं? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार शिकायत नहीं, मैंने कम से कम 50 बार शिकायत कर दी है और 2019 में जो डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी उसमें भारी भ्रष्टाचार, भारी अनियमितताएं, आवेदन तक नहीं है, डिग्रियां नहीं है और उनको सिलेक्शन करके 50-50 लाख रुपए लेके उनका सिलेक्शन किया गया। उसके पश्चात मैंने शिकायत करने पे जांच कमेटी गठित हुई। जांच कमेटी ने बोला कि हाँ, इनके आवेदन नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है, उसको इन्होंने दरकिनार करा। दूसरी बार फिर जांच करवाई, उसमें भी यही पॉइंट पाया गया कि इनके पास ना पब्लिकेशन है, ना ही डिग्री है और बिना लेन देन करके इनको सांठगांठ करके नौकरी दे दी गई। उसके पश्चात मैंने भोपाल उप मुख्यमंत्री जी सभी को करा है। अभी जो डीन साहब को इनको भी ज्ञापन दिया है कि सर आप उन पर कार्रवाई करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सांठगांठ करके वो लोग इस मामले को दबा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें गरीब लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज हो, लेकिन जब डॉक्टर ही ऐसे होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन्होंने आंख खराब कर दी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, एक मरीज की, ऐसे लोग अगर इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से कहाँ से इंदौर का जन का अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा और आंखों के साथ इस तरह का खिलवाड़ चलता रहेगा। इसीलिए मेरी आज भी मांग करी। विशाल लाठी, तरुण लाठी जी जो सेमी साहब आए थे परसों के दिन, उनको भी एक ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये लिपापोती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भोपाल से होगा, भोपाल से होगा। भोपाल से कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे हैं, आपको मैंने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट 2 बार जांच में पाया गया है, विसंगतियां पाई गई है, इतनी अनियमितता है, तो आप कार्रवाई करिए अनुशंसा करके। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं न्यायालय का भी शरण में जाऊंगा, निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करूंगा, सारे वेतन इनके वापस लिए जाए। जहां तक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मामला, वहाँ भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक लेंस के वहाँ पे 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पैसे लेने का प्रावधान नहीं है। और जो पर्चियां बनाई जा रही है
वो 10 रुपए की पर्ची बनती थी जब हॉस्पिटल खुला, आज 105 रुपए लिए जा रहे हैं और नए नए जांच के नाम पर वहां पे पैसे लिए जा रहे हैं। गरीबों के अहित हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का सहसंयोजक भी इंदौर जिले का। मेरा फर्ज है कि इंदौर में अच्छा जन स्वास्थ्य, अच्छा ट्रीटमेंट मिले, लेकिन जिस तरीके से कार्य एसओई में चल रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से चलाया जा रहा है। डीन को मैंने ज्ञापन दिया, डीन साहब देखते हैं क्या करते हैं, नहीं तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा और हो सकता है कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूं और आत्मदाह भी कर सकता हूं इस मामले में। मैं डॉक्टर कमल गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का सहसंयोजक, इंदौर। अयोध्या में शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामनगर अमावा सूफी में शिक्षा विभाग से धन आवंटन के 2 साल बाद भी विद्युत आपूर्ति नहीं शुरू हो सकी। विद्यालय द्वारा विभाग द्वारा बनाए गए एस्टीमेट 37,000 का भुगतान भी कर दिया गया है। विद्यालय के बगल में खंभा गड़ा हुआ है लेकिन सप्लाई नहीं हुई है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक केदारनाथ यादव ने बताया कि इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था और खंड शिक्षा अधिकारी अमानीगंज को भी शिकायत प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। जो कि सरकार विद्यालय को मंदिर जैसा चमकाने का काम कर रही है, वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से आज तक बिजली नसीब नहीं हुई। विद्यालय में छात्र संख्या 40 है और 2 अध्यापकों की तैनाती है। जब इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि जांच करवाकर बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब इस संबंध में कोई मनोज शर्मा से संपर्क किया गया तो फोन रिसीव नहीं किया, बेल बजती रही। नमस्कार, मैं दलबहादुर पांडे, शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल आप देख रहे हैं और हमारे चैनल में मार साहब आपका स्वागत है। जी नमस्ते। मार साहब ये बताइए कि आपके पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बिजली कब से नहीं लगी है? सर बिजली का खंभा वंभा गड़ा है और केबल भी लगी थी, लेकिन एक खंभा किसी ट्राली के टक्कर से टूट गया है। टूटने की वजह से अब तक वो न खंभा लगा है और न कनेक्शन हो पाया। क्या शिक्षा विभाग से धन अमुक्त हो चुका है? हाँ, धन अमुक्त हो चुका है। क्या दिक्कत है जो है बिजली विभाग वाले जो है आज तक जो है यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं करवा? अगर हमने 1-2 बार एप्लीकेशन भी दिया है और उसका एस्टीमेट भी बनवाया था, फिर एस्टीमेट संशोधित हुआ, उसके बाद विभाग से पैसा मुक्त हुआ, लेकिन अब तक लग नहीं पाया जी। बिजली विभाग की लापरवाही है। अब हाँ भाई है। शुभ नाम क्या है आपका? रामकेदार यादव। सहायक इंचार्ज प्रधान अध्यापक है कि प्रधान अध्यापक? नहीं, सहायक वो इंचार्ज। कितने अध्यापक है? 2 अध्यापक जी। और यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में क्या सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते? सफाई कर्मी सर बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं, स्वयं को ही करना पड़ता है। हाँ, स्वयं हम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? इस समय 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे। दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद आयकर रिटर्न एक मजबूत आधार बना और इससे पीड़ित परिवार को मुआवजा मिला है। दरअसल पूरा मामला 1 अगस्त 2022 का है, जब पंकज चावला अपनी स्कूटी से देवास से उज्जैन की ओर जा रहे थे। तभी तेज गति से आ रही एक बस ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पंकज चावला की मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल द्वारा न्यायालय में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें न्यायालय द्वारा तमाम तर्क को सुनने के बाद मृतक पंकज चावला के पिछले 4 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न को आय का मजबूत आधार मानते हुए मृतक के परिजनों को ब्याज सहित 1 करोड़ 11 लाख रुपए के आदेश दिए गए थे। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में इनकम टैक्स रिटर्न एक मजबूत आधार बना और इसी से मृतक की आय का निर्धारण होना आसान हुआ था। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की आय को प्रमाणित करने के लिए आयकर विवरणी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। इस प्रकरण में भी यही तथ्य बना और मृतक पंकज चावला के परिजनों को मुआवजा मिलने से आसानी हुई। एक्सीडेंट में दुर्घटना में 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया है। क्या है पूरा मामला और क्या आधार पे मुआवजा दिया है? माननीय न्यायालय द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है। दरअसल पंकज चावला जी अपनी एक्टिवा को सही साइड व सीमित गति से चलाकर देवास से उज्जैन जा रहे थे। तत्पश्चात अंध गति से आ रही बस ने इनको टक्कर मार दी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना क्षेत्र नरोल में दर्ज की थी। उनके परिजनों द्वारा हमारे माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पंकज चावला जी की आय को प्रमाणित मानते हुए उनके जो आयकर विवरणी उनने इनकम टैक्स विभाग में दाखिल की थी उसको आधार मानते हुए उनके रिटर्न्स के औसत आधार पर उनकी आय को प्रमाणित माना। साथ ही उक्त आय पर को प्रमाणित मानते हुए उन्हें 96 लाख रुपए की मूलधन की राशि, साथ ही उस पर 6% की दर से ब्याज भी दिया गया है। इस प्रकार मृतक के परिजन को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित प्राप्त होगी। यह राशि बीमा कंपनी को 1 माह के अंदर भुगतान करना होगी।
ये कहाँ के रहने वाले थे? पंकज चावला जी ये जो देवास के पास में ग्राम टोखुर्द आता है वहाँ के रहने वाले हैं। इनके परिवार वहीं पे थे और ये सीमेंट को तथा रेती सप्लाई करने का काम करते थे। इनकी फिक्स आय नहीं थी, किंतु इनके द्वारा जो आयकर विवरणी फाइल की जाती थी उसको माननीय न्यायालय द्वारा आय का आधार मानते हुए यह जजमेंट दिया है। आयकर विभाग में कितना ज़रूरी है आय भरना? इनकम टैक्स भरना एक सामान्य व्यक्तियों के लिए निहायत ज़रूरी है। इनकम टैक्स कितना भरना है वो मैटर नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति जो छोटे व्यापारी हैं जैसे कि बार्बर हो गए, किराने की दुकान हो गई, सब्जी बेचने वाले या ऐसे छोटे व्यवसायी जिनकी आय रेगुलर नहीं होती, किंतु यदि अगर उनकी आयकर विवरणी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है तो निश्चित ही माननीय न्यायालय द्वारा उनकी आय को साबित करने का मुख्य आधार इनकम टैक्स हो सकता है। प्रत्येक व्यवसायी जिनकी आय फिक्स नहीं है उन सभी लोगों को इनकम टैक्स भरना जरूरी नहीं, किंतु आयकर विवरणी फाइल की जाना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग रोड पे चलते हैं। यदि कोई अनहोनी होती है तो परिवार को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए यह आयकर रिटर्न बहुत एक मजबूत आधार हो सकता है। इसी आधार पर इनको मुआवजा मिला? जी, इसी आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा इसको इतना बड़ी राशि 1,11,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। आपका नाम? राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता। इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से आ रही है। मंदसौर जिले के फतेहगढ़ में विवाह समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दूषित भोजन करने से करीबन 500 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की सूचना। धर्मशाला को ही बनाया अस्पताल। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक विपिन जैन भी पहुंचे मौके पर। पॉइजनिंग का मामला हुआ है, आप भी पहुंचे क्या? फतेहगढ़ में परसों एक शादी समारोह था और शादी समारोह के अंदर दूषित मिठाई या ख़राब मिठाई के कारण ये फूड पॉइजनिंग हुआ है और ग्राम फतेहगढ़ के ही 400 से 500 नागरिक, उसमें महिला, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष बीमार हुए हैं। तो कुछ को तो जो ज़्यादा दिक्कत थी उनको मंदसौर हॉस्पिटल में रेफ़र किया है, बाकी का यहीं एक धाकड़ धर्मशाला और स्कूल के कमरे खुला के यहीं उनको ड्रिप, बॉटल और स्वास्थ्य अमले द्वारा उचित चिकित्सा का प्रबंध किया गया है। फतेहगढ़ का मामला है। परसों शादी थी यहाँ पर एक फैमिली में। आज मॉर्निंग में हमको जैसे पता चला, पूरी अस्पताल की टीम हमने यहाँ भेजी हुई है। डॉक्टर्स हैं जिनको इश्यूज जो है उल्टी दस्त हो रहे थे, तो बढ़िया प्रॉपर हम लोग ट्रिपिंग वगैरह हो रही है, मेडिसिन भी दे दी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सब ठीक है। कितने लोग बीमार हैं अभी? लगभग 50 यहाँ पर हैं। तो दूषित मिठाई खाने से? जी, दूषित मिठाई खाने से ऐसा बता रहे हैं अभी, अब इसकी जाँच करवा लेंगे, इशू होगा तो देखते हैं। फतेहगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला है, आप भी पहुंचे? नहीं, मैंने यह देखा है कि बड़ी संख्या में लोग फूड पॉइजनिंग से ग्रसित हुए हैं और विवाह समारोह में मिठाई खाने से ये ऐसा आया, ऐसा बताया जा रहा है। कई लोग अपने अपने गांव चले गए हैं, कई लोग अपने घरों में हैं और यहाँ सरकारी स्कूल में और धर्मशाला में भी कई लोग यहाँ अभी ये अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन जो मेरी डॉक्टरों से और जानकारों से बातचीत है और जो प्रत्यक्ष मैंने जो संबंधित लोग हैं, जो मरीज हैं, उनसे बात किया है, तो वो सुरक्षित हैं और प्रशासन का भी यही कहना है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। और इस अवसर पर मैं सभी से यही अपील करूंगा कि गर्मी का अवसर है, आखिरकार शादी भी करना है, हमने अपने समारोह भी करना है, लोगों को मिठाई खिलाना भी है, क्योंकि ये जश्न के माहौल रहते हैं। लेकिन मिठाइयों का चयन करते वक्त कृपा करके ऐसी मिठाइयाँ अभी न बनाएं जो 1 या 2 दिन 3 दिन में ख़राब होती है या जिसे फ्रीज में या बर्फ़ में सुरक्षित रखना पड़ता है। ऐसी मिठाइयों से अभी कम से कम बच लें। और हमारे पुरखों ने बहुत सारी मिठाइयाँ दी है देशी परंपरागत, उनको भी और सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है और अपने इस विवाह समारोह को, जश्न को आनंद में लाया जा सकता है। आज ये घटना हुई है तो पीड़ित लोग भी परेशान हैं और जिस घर में विवाह है वह भी परेशान है। और इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है, भगवान ने आज हमें बचाया है, शायद ये एक सुरक्षात्मक चेतावनी है कि मिठाइयों का चयन करते वक्त ऐसी मिठाइयों को बनाएं जिसके कारण लोग सुरक्षित रहें।
पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक जोशी व भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद दिलीप बांगर की प्रेस वार्ता मक्सी रोड बाईपास चौराहा मंडी फ्लाईओवर और भोपाल चौराहा मंडी फ्लाईओवर निर्माण को लेकर उठाए सवाल। दीपक जोशी ने कहा कि देवास में 2 फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं हुई है। इन ब्रिजों के निर्माण को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। स्वीकृत स्थान के बजाय अलग स्थान पर निर्माण, कोरोना गाइडलाइन के दौरान निर्माण कार्य जारी रखना, तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, निर्माणाधीन एजेंसी और उनकी टीम पर भ्रष्टाचार और सौदेबाजी के आरोप। पूर्व मंत्री द्वारा मांग की गई है कि आरोपियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भ्रष्टाचार और गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया जाना चाहिए। आरोपियों से ब्रिज की राशि वसूल की जानी चाहिए। ब्रिज को उसके स्वीकृत स्थान पर बनाया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला देवास विकास प्राधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष थे तथा जिले में पुनर्धनत्वीकरण योजना के अंतर्गत सक्षम अधिकारी थे। वहीं पूर्व मंत्री जोशी ने पूर्व कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान और एसडीएम प्रदीप सोनी को अमर अकबर एंथोनी की तिकड़ी में बताया। उपरोक्त भूमि में क्रेता समदड़िया ने आपत्ति ली कि मेरा माल तो ब्रिज के नीचे चला जाएगा, जिससे उसे आने पौने दाम पर बेचना पड़ेगा। मुझे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मेरा पैसा वापस करो। संबंधित अधिकारियों ने ब्रिज को स्वीकृत स्थान से आगे बढ़ाकर जनता पर थोप दिया, जिसकी कीमत जनता अपनी जान देकर चुकाती आ रही है। इस प्रकार देवास की जनता फ्लाईओवर के भ्रष्टाचार को आज भी देख रही है। जो लंबा फ्लाईओवर होता है वो सामान्यतः एकांगी होता है तथा इसकी ब्रिज की ऊंचाई भी सामान्यता से ज्यादा है। बाद में डिवाइडर भी बना दिए गए। हमारा कहना है कि जनता और सरकार के रुपए का दुरुपयोग हुआ है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस प्रकरण में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भ्रष्टाचार व गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया जाना चाहिए। जहां ब्रिज स्वीकृत था उसका निर्माण वहीं होना चाहिए। अलग अलग जो फ्लाईओवर बनाए गए थे उसे लेकर आपने लोक निर्माण विभाग के साथ पत्र व्यवहार किया था, क्या पूरा मामला है और क्या आपकी आपत्ति है? देवास शहर के हम मूल निवासी हैं। अभी तो आज की तारीख में लगभग 40 साल मुझे देवास शहर में रहते हो गए। मेरा एक छोटा सा कारखाना भी है। मेरे बच्चे यहीं पले बड़े शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि देवास शहर का जो 2 मामले फ्लाईओवर को लेकर आए, उसमें जो एवी रोड का फ्लाईओवर था वो चर्चित ब्रिज के रूप में माना गया। लगातार दुर्घटनाओं के कारण से और बाद में एक हिला देने वाली दुर्घटना जिसमें एक बच्ची जो बहुत ही निर्धन परिवार से थी, संबंधित थी, उसके पिता कैसे उसको पढ़ा रहे थे, उसकी असामयिक मृत्यु ने भी मुझे भी हिला दिया। मेरे को भी सोचने से मजबूर किया। लेकिन इससे पहले ही मुझे लगा था कि इस ब्रिज में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो मैंने सेतु निगम के जो निर्माण एजेंसी थी उसके चीफ इंजीनियर NS वर्मा जी को फोन लगाकर बात की कि मैं आपसे मिलना चाहता। तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे मिलना ऑफिस में मिलूंगा क्योंकि ऑफिशियल काम है। और मैं एक पत्र लेकर उनके पास गया जिसमें मैंने पूछा था कि क्या इस फ्लाईओवर की स्थिति में परिवर्तन किया गया, और अगर परिवर्तन किया गया तो क्या उसकी विधिवत परमिशन ली गई। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई परिवर्तन किया, फ्लाईओवर की जगह फ्लाईओवर बनाया, और चूंकि फ्लाईओवर बना दिया इसलिए उसकी निर्माण की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। और साथ में उन्होंने एक दूसरा फ्लाईओवर जो मंडी से मक्सी रोड का था उसकी एक अनुमति, जो परिवर्तन की अनुमति थी, उसकी कॉपी लगाई। अब उनको लगा कि शायद ये लोग पढ़ते लिखते नहीं होंगे, अनुमति को अनुमति मान लिया होगा, और वो अनुमति भी पूर्ण अनुमति नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, उसमें भी हल्की अनुमति दी गई, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई। वो अपनी जगह है, क्योंकि वो आज मुझे उससे आपत्ति इस ब्रिज पे इसलिए कि ये मेरी जाने आने का, इनको जाने आने का चक्कर रहता है। 37-35 लोग आज सामयिक काल की मृत्यु में गए, और अब उस पर नीम ऊपर से करेला पर नीम चढ़ा कहावत ही हो गई। तो डिवाइडर बना रहे। अगर ये डिवाइडर बन गए और मौत का दायरा बढ़ेगा, मौत का दायरा बढ़ने की जिम्मेदारी किन पे होगी। मेरे को तो ये पता चला कि जब एक एजेंसी इसको चेक करने आई तो उन्होंने पूछ लिया किसने बना दिया भैया ये, क्योंकि एकांकी ब्रिज होता है इतना लंबा, फ्लाईओवर एकांगी होता है, लेकिन इतना लंबा ब्रिज ओवर ब्रिज उन्होंने 2 लेन बना के, और अपने आप को इसकी ऊंचाई भी आप देखो, ऊंचाई भी जरूरत से ज्यादा बना दी। क्या किसी को उपकृत करने के लिए किया गया? लेकिन हमें जो प्रथम दृष्टया लगता है कि एक बिल्डर जिसने देवास की 5-7 प्रॉपर्टियां खरीदी और 5-7 प्रॉपर्टी खरीदने वाला, ये भी मैं कह रहा हूँ, शायद वो खरीदने वाला,
उस बिल्डर के सारी संपत्तियां भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा के बीच के अंतर्गत आ रही थी। पहले आप देख ले कि सिविल लाइन की पूरी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ रही थी। दूसरे नंबर पर आप देख ले कलेक्ट्रेट पूरा आ रहा था। तीसरे नंबर पर देख ले नगर निगम के पास वाली संपत्ति आ रही थी। चौथा भगवती सराय आ रही थी। और इसके अलावा आने वाले में जो 3-4 उसने चिन्हित किए, शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, बीमा, ये सब भी उसके अंतर्गत आने वाले। तो उससे साइड गार्ड करके देवास के तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और उसकी टीम, उन्होंने भारी हेरफेर करके ये टीम के नाम बताओ। इस ब्रिज को यहाँ से शिफ्ट कर और शिफ्ट करते वक्त शायद जिनसे जिम्मेदार थे उनसे जो सहयोग लेना था शायद वो सहयोग नहीं लिया, या टेक्निकल बात नहीं हुई, क्योंकि माले मुख दिले बहरे हम, टकेसर भाजी टकेसर खा जा, जूतों में खीर बटी, एक जूता वो ले गए, दूसरा जूता किसके पास है वो जा। ब्रिज का स्थान परिवर्तन करने के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिन लोगों ने इसका निर्माण करवाया, तो तात्कालिक पूरे प्रशासन का जिम्मेदार कलेक्टर होता है। प्रशासनिक रूप से कलेक्टर के बिना अनुमति कोई काम नहीं होता। तो कलेक्टर को हम प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हैं। कलेक्टर के साथ जो नगर निगम कमिश्नर थे, जो बीडीए के प्रभारी थे, दोनों थे, डीडीए था, दोनों के प्रभारी थे वो, और साथ में यहाँ के जो एसडीओ। भैया आपने आवाज आज उठाई है, इसके पहले भी तो उठा सकते। 4 साल बाद आज आप क्यों आए? क्यों आपकी तो भैया आपको ऐसा लगता है कोई आर्थिक लाभ लिया गया है इसके लिए? भारी आर्थिक लाभ लिया गया, मुझे ऐसा लगता है भारी आर्थिक लाभ लिया गया, क्योंकि समझिए की प्रॉपर्टी अगर ये ब्रिज बनता भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा, देवास को तो फायदा होता, लेकिन श्रीमान समझिया जी को नुकसान होता। शायद उसको नुकसान से बचाने के लिए ये हेरा फेरी की। देखिए, मुझे एक कोई वीडियो सुनाया गया था जिसमें किसी ने स्वीकार किया कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं कौन जनप्रतिनिधि, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना, मेरे पास वीडियो आया था, मैंने सुना और सुनने के बाद, लेकिन मैंने फिर कहा जनप्रतिनिधि जनता के फीडबैक के आधार पर नुमाइंदों को बताता है। अब नुमाइंदे उस पर कार्रवाई करे तो नुमाइंदा ही जिम्मेदार होंगे, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार कैसे हो सकते? प्रथम दृष्टया अगर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी फिक्स हो गई तो वो बताए। आप इसमें जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? जो निर्माणकर्ता एजेंसी थी उसके कारिंदे और उसके साथ काम करने वाले हमारे कलेक्टर, जो प्रथम कलेक्टर पे किस तरह की कार्रवाई के लिए आपने पत्र लिखा? हमने लिखा है कि उनके खिलाफ सबसे पहले तो गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए उनको उसका मुलजिम बनाया जाना चाहिए। मुलजिम बनाकर जो कानूनी प्रोसेस उसको पूरा किया जाना चाहिए, और जो लोग इस चीज से हो गए दुर्घटना, उनके परिवारों को क्या मदद मिल सकती है मदद देने की भैया आपको ऐसा लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? आप स्वयं सत्ताधारी दल से हैं, क्या आप इस विषय में मुख्यमंत्री से बात करेंगे? तो दोषियों का मैंने माननीय राकेश सिंह जी को इस चीज की कापी दे दी थी, और मैंने कहा था कि भाई साहब ये जवाब जो आया है वो जवाब घुमा फिरा के आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में टाइम लगता है। वो टाइम के अनुसार मैंने भी उनसे दोबारा जानकारी ली, लेकिन मैं शीघ्र अतिशीघ्र नितिन गडकरी जी से समय लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मूल एजेंसी आज भी केंद्र सरकार की है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत ये पैसा आवंटित हुआ था, तो उनको मैं इस बातचीत से अवगत कराऊंगा कि आपके पैसे का दुरुपयोग किया गया है देवास में, उसका जो जिन लोगों ने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये पत्र जो आपके साथ संलग्न है दूसरे नंबर के पेज पर, इस पर मैंने कुछ बातें उनसे पूछी थी, और बातों में मैंने उनसे यही पूछा कि इनको देवास शहर में स्वीकृति के अनुसार भोपाल चौराहे से इंदिरा गांधी चौराहा और भोपाल चौराहे से मक्सी बाईपास चौराहा फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने बाबत प्रबल चर्चा में हमने ये भी कहा कि वहाँ कुछ कुछ गलतियां हुई है। क्या हुई? क्या वो हुई है तो उसको स्वीकार करो, आप नहीं हुई तो कोई बात नहीं। और उसमें हमने ये जो एबी रोड वाला फ्लाईओवर है उसके संबंध में पूछा था, क्या उक्त फ्लाईओवर के लिए जारी की गई राशि का उपयोग कहाँ किया गया? हमने ये पूछा कि कहाँ किया गया, भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा तक के फ्लाईओवर की राशि का उपयोग कहाँ किया गया। उनका जवाब जो इसके साथ संलग्न है, जो आपके पास मैंने कॉपी दी है, उस जवाब संलग्न में उन्होंने कहा शासन द्वारा अनुमत राशि का उपयोग फ्लाईओवर निर्माण में किया गया।
हमने आपको बुलाया खेड़ापट्टी में और आप दूसरी होटल में पहुंच गए। आपने कहा हमने होटल तो पहुंच गए, आपने होटल पहुंचने का बोला था, होटल तो पहुंच गए, खेड़ापट्टी थोड़ी होटल पहुंच गए। तो हुआ कि नहीं हुआ? एक बड़े हास्यास्पद जवाब उनका देखिए आप कागजों पे, कागज उनके, मेरे कागज नहीं है, उनका कागज है जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण में ही किया। कहाँ किया ये नहीं, हमने ये पूछा था कि कहाँ किया, तो उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर निर्माण में किया। राम सिंह चौहान एवं रेंजर रिंकी आर्य द्वारा गश्ती के दौरान बाला की तौर नहर के पास चंबल रेत से भरा ट्रैक्टर दिखा, जिसका पीछा करते हुए उस चंबल से भरे रेत को पकड़कर जब्त कर लिया गया है। मुरैना जिले में चंबल के रेत का अवैध उत्खनन खुलेआम चल रहा है, जिसको लेकर मुरैना वन विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध चंबल रेत के ट्रैक्टर को पकड़कर सबलगढ़ थाना में सुरक्षित रखा गया है। खबर टांडा धार से आ रही है। इस घोर कलयुग में दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते जा रहे हैं। स्वरूप धारण कर बालिकाओं का प्रांगण में प्रवेश होते ही श्रोताओं में जमकर हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए भगवान शिव की बारात निकालकर शिव पार्वती विवाह विधि विधान के साथ संपन्न कराया। प्राचीन नरसिंह मंदिर परिसर पर प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण पूजन, अभिषेक एवं हवन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें नगर के धर्मप्रेमी जनता सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी नारायण यज्ञ पूजन हवन के बाद शाम को कथा प्रारंभ होती है, जिसमें नगर की जनता सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित बनवारी लाल जी महाराज ने बताया, अभी आगे कथा में भगवान राम के चरित्र पर कई प्रसंग आएंगे, जिसमें भगवान राम का जन्मोत्सव, बाल लीला, भगवान राम का विवाह, भरत चरित्र, हनुमान गाथा एवं लंका दहन के कई प्रसंग आएंगे। सभी प्रसंग को नगरवासियों के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और भोलेनाथ अपने शरीर में उड़ेल लेते, लगा लेते। सज रहे भोले वाले डोले, निराले वाले डोले, सज रहे भोले बाबा, निराले डोले, सज रहे। अलीराजपुर में यातायात में सुधार को लेकर आज प्रशासनिक अमला नगर के सबसे व्यस्त मार्ग महात्मा गांधी मार्ग पर अतिक्रमण हटाने दिखाई दिया। प्रशासन के साथ साथ नगर पालिका, पुलिस और जिला प्रशासन ने की संयुक्त कार्यवाही। शहर के बढ़ते अतिक्रमण के कारण लोगों को 2 पहिया वाहन चलाना मुश्किल भी हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन अब जागा है और अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर प्रियांशी भंवर ने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर लगने वाली सब्जी की दुकानों को भी जिला प्रशासन ने सब्जी मार्केट में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार शहर में जो यातायात की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, उसको लेकर के नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन तीनों की संयुक्त दल द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज भी सभी जगह का अतिक्रमण हटाया गया, नोटिस दिया गया। अभी 1-2 दिन का और हम सभी को समय दे रहे हैं, जिसका भी अतिक्रमण है वो अपना अपना अतिक्रमण हटा ले। आगे फिर हम और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर जी जी सब्जी दुकानों से भरा पड़ा है, तो उसको लेकर प्रशासन क्या कर सब्जी मंडी को भी शिफ्ट करने की हमने प्लानिंग करी है। पूर्व में जहां सब्जी मंडी संचालित हो रही है उसको भी हमने निरीक्षण करा है और सभी लोगों को हम शिफ्ट करने की योजना नगरपालिका के साथ बना रहे हैं। जिले के फतेहगढ़ में आज सुबह फूड पॉइजनिंग मामले में अब प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गई है। दलौदा तहसीलदार अभिषेक चौरसिया द्वारा शादी समारोह में रसमलाई के लिए लाए दूध डेयरी को सील कर दिया गया है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है कि तहसीलदार ने बताया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जिले के फतेहगढ़ में विगत दिनों हुई शादी समारोह में रसमलाई खाने के बाद सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ था। ग्राम फतेहगढ़ में एक शादी समारोह में कुछ ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई रसमलाई खाने से कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसके संबंध में वहाँ पे लोगों का इलाज चल रहा है। के आधार पर दुकान सील की गई है। फूड एंड सैंपल विभाग अभी हमारे आ रहे हैं दामोद जी, वो इसमें आगे की सैंपलिंग की कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक रूप से दुकान को सील किया गया है ताकि कोई ऐसी
चीज़ ना हो पाए, उसके बाद वो सैंपल लेके आगे की जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करें। आपका नाम और पता? अभिषेक जोशी, तहसीलदार बलुआ। ठीक है। लंबे समय के बाद चीतों को लाने की तैयारी हुई पूर्ण। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े जाएंगे चीते। 20 अप्रैल को कूनो नेशनल पार्क से 2 नर चीतों को पूर्ण स्थापना के लिए गांधी सागर अभयारण्य में लाया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। वन विभाग के डीएफओ संजय राय खेड़े ने बताया है कि 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कूनो नेशनल पार्क से चीतों को लाया जाएगा। उसके लिए बाड़ा बनकर तैयार है, जो 64 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है। खेवड़ा क्षेत्र में छोड़ेंगे, जिसमें चीतल, नीलगाय सभी रखे हुए हैं। इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए टीम बराबर इनकी निगरानी करेगी। आगामी 20 अप्रैल 2025 को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट था, इसमें कूनो से 2 नर चीतों को गांधी सागर लाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा और यहाँ पर हमारे पास 64 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा बाड़ा है, जिसमें से एक पोर्शन है जो 15.4 खेमला पार्टीशन है, उसमें इनको रिलीज़ करेंगे। इसमें इनके लिए प्रीवियस की सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें लगभग 150 प्लस चीतल हैं, चिंकारा 80 प्लस हैं और 50 प्लस नीलगाय और 50 प्लस वाइल्ड बोर हैं। और इनके ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था भी रखी गई है, जिसमें हॉस्पिटल को रिनोवेट किया है। वहाँ पर ट्रीटमेंट के फैसिलिटी में जो कैमरा माउंट और उनकी वाटर फैसिलिटी सारी चीज़ें हैं। इनको मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमारे पास जो ट्रैकिंग टीम रहेगी जो इसको मॉनिटर करेगी और यहाँ पर हम उसका वेलकम भी करेंगे 20 के आसपास। खरगोन जिले के गोंगावा में फर्स्ट बटालियन की सी कंपनी के एसएफ के जवान राजकुमार शर्मा 1154 ने खुद की सर्विस राइफल से अपनी गर्दन पर रखकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। मृतक जवान इंदौर का निवासी है। मृतक जवान की शीतला माता मंदिर के सामने बनी चौकी पर तैनात था। जवान के द्वारा गोली मारकर आत्महत्या की सूचना मिलते ही खरगोन एसपी धर्मराज मीना मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि जवान ने खुद को गोली मारने की घटना हुई, लेकिन उसने गोली क्यों मारी इसका पता नहीं चल पाया है। जवान के दोस्तों से भी जानकारी ली गई। उनके द्वारा बताया गया जवान हंसमुख था। गोली मारने का कारण अज्ञात है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सर, ये क्या मामला जिससे अभी गोली मार ली, ये सब आज गोगांवा में वहाँ पे शीतला माता मंदिर के पास में एक गार्ड रूम बना हुआ है। वहाँ पे एसएफ की गार्ड लगी हुई है और एक फर्स्ट बटालियन सी कंपनी के जवान राजकुमार शर्मा, पिता श्री राम कुमार शर्मा, इनकी डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 1983 डॉक्यूमेंट के आधार पर पता चली है। उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से आत्महत्या कर ली है और इस मामले में हमारे एफएसएल के अधिकारी और मैं स्वयं वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचे, पूरा बारीकी से मुआयना किया, सीसीटीवी कैमरे भी देखे, तो उससे क्लियरली यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से आत्महत्या करी है। अभी तक कोई आत्महत्या के संबंध में सुसाइड नोट आदि हमें नहीं मिला है और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करा के और शव को अस्पताल गोगांवा में शिफ्ट किया गया। जैसे ये घटना पता चला तो उनको तत्काल गोगांवा अस्पताल इलाज के लिए लेकर भी गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस मामले में मर्ग पंजीबद्ध करके आगे की जांच भी करेंगे। परिवार के साथ रहते थे? अभी वो 7 अप्रैल को ही इस ड्यूटी में आए थे और इनके फैमिली 5 अंबिका नगर बीएसएफ पोस्ट ऑफिस के पास इंदौर में निवास करती है। मूलतः ये भिंड के रहने वाले बताए जाते हैं। सर, स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया कि किस कारण कुछ मानसिक कुछ ऐसा लग रहा था कि जो उनके साथ में जो सर्विस कर रहे थे वो बता रहे थे। उनके साथी गार्ड के कर्मचारी और उनके कंपनी कमांडर आदि से बात किया तो बता रहे थे कि वो खुश रहते थे, उन्हें कोई ऐसी समस्या नहीं थी और ना ही इस प्रकार का कोई उन्होंने कभी कोई शिकायत करी, तो ऐसा कोई समस्या उन्होंने कभी कोई बताई नहीं कि उन्हें कोई समस्या है। कोई 4 व्हीलर भी शायद सर उन्होंने अभी खरीदी थी? हाँ, उनके साथी बता रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में एक 4 व्हीलर भी खरीदी थी और काफ़ी खुश मिजाज रहते थे। तो अचानक आकस्मिक रूप से ये घटना घटित हुई, तो उसके क्या कारण रहे उसमें जांच में पता चलेगा।